हेलो, नमस्कार, वन्नकम, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल मैग्नेट ब्रेन्स में, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको क्लास 4th से लेकर क्लास 12th तक की कंप्लीटली फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करता आया है। मेरा नाम है सत्यम शर्मा और हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट। और उस चैप्टर के एंड पर हम आ चुके हैं। हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस कर ली, इतनी चीजें डिस्कस कर ली हैं जो शायद और कहीं आपको मिलेगी नहीं। शायद मिल भी सकती है, लेकिन बहुत सारी चीजें, बहुत सारे लोग इस चीज को स्किप कर देते हैं, जैसे कि वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज, बट हमने उस चीज को डिस्कस कर लिया है। हमने सारी चीजों को पढ़ लिया है। पहला पार्ट मैंने एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस का डाल दिया है, दूसरा पार्ट मैं एनसीईआरटी का सॉल्यूशन लेकर आपके सामने फिर से हाजिर हो गया हूं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन से। क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है थोड़ा समझेंगे। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ना। एक्सप्लेन दिस। अब देखो, बात यह है कि ये चीज हम पढ़ चुके हैं, लेकिन ना जब आप पढ़ोगे ना इस क्वेश्चन को तो आपको समझ नहीं आएगा कि ये क्या बोलना चाह रहा है। मैं क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूं आपको ताकि जो चीज मैंने अभी आपको समझाई वो चीज आप यहां पर अप्लाई कर पाओ। ठीक है ना, बस इतनी सी बात है, समझिएगा। एक्सप्लेन दिस कॉमन ऑब्जर्वेशन क्लियरली। इफ यू लुक आउट ऑफ द विंडो ऑफ अ फास्ट मूविंग ट्रेन, द नियर बाय ट्रीज, हाउसेस एटसेट्रा सीम टू मूव रैपिडली इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द ट्रेन्स मोशन, but the distant objects like hilltops, moon, stars, etc. seem to be stationary. In fact, since you are aware that you are moving, these distant objects seems to move with you. अच्छा, क्या बोलना चाहा है? उसने ये बोलना चाहा है कि मान लो आप किसी ट्रेन में बैठे हो और जब आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे होते हो तो आप जब विंडो के बाहर देखते हो ट्रेन की, तो आपका पेड़ ज़ूम ज़ूम ऐसे करके निकलता है ना, तेजी से ऐसे निकलता है। आपका पेड़ खंबा रहता है, बीच में जो खंबे लगे रहते हैं वो सन सन करके निकलते हैं। बोलते ना ट्रेन से हाथ बाहर ना निकालें। क्यों? अगर बाहर हाथ निकालोगे तो आप आगे चले जाओगे, हाथ पीछे चला जाएगा। क्लियर बात है? क्यों? अब मान लो ट्रेन आपकी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है तो आपको पेड़ ऐसे सन 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 ऐसे जाते हुए दिखेंगे, है ना। खंबे ऐसे सन जाते हुए दिखेंगे, घर जो होंगे वो ऐसे सन सन करके निकलेंगे आपके बाजू से। आप इस डायरेक्शन में जा रहे होंगे, घर, पेड़, ये सब उल्टी डायरेक्शन में भाग रहे होंगे। लेकिन जब आप थोड़ी दूर देखोगे, मान लो आपको एक पहाड़ दिख रहा होगा, हिल बोल रहा है ना, हिल टॉप्स। आप जब ये घास होता है ना कि अपने यहाँ पे पेड़ होते हैं, फिर खंबे होते हैं, उसके पीछे देखो तो खेत होते हैं, खेत के पीछे देखो तो जंगल होता है, जंगल के पीछे देखो तो आपको पहाड़ दिख रहा होता है एक, है ना। और आप देखते हो जब ट्रेन से जा रहे होते हो तो पेड़ निकल जाता है, घर निकल जाते हैं, खेत निकल जाता है, लेकिन वो आपको पहाड़ वहीं का वहीं दिखता रहता है। तो क्वेश्चन आपसे वही पूछा गया है कि जब पेड़ पौधे सब पीछे निकल गए तो वो पहाड़ आपको वहीं क्यों दिखाई दे रहा है, पहाड़ वहां से गायब क्यों नहीं हुआ? ऐसा लगता है कि पहाड़ आपके साथ, जैसे जैसे ट्रेन मूव कर रही है, पहाड़ भी आपके साथ मूव करता जा रहा है, क्योंकि वो पीछे तो जा ही नहीं रहा। तो ऐसा क्यों होता है? यह बात हमसे पूछी गई। चलिए इस बारे में थोड़ी सी मैं बात आपसे करता हूं, ध्यान से देखिएगा। ये वही कंसेप्ट है जो अभी हमने पढ़ा है। मान लो ये वो ट्रेन है ना, ये वो पटरी है जिससे ट्रेन जा रही है, ये ट्रेन का डब्बा है, ठीक है ना। और ये मैं आंख बना रहा हूं, ये क्या है? आंख है जो देख रही है, ठीक है ना, ऑब्जर्व कर रही है। ये वो आई है। चलिए मान लीजिए यहां पर पेड़ है, ये पास में पेड़ है, ठीक है ना, ये भी पेड़ है। ओहो, एक ही पेड़ बनाता हूं, ज्यादा पेड़ नहीं बनाता। और पीछे कहीं क्या है? पहाड़ है। ये ऐसा क्या है? ये ऐसे हिल टॉप, ठीक है, ऐसा हिल टॉप। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, पेड़ को थोड़ा सा साइड कर देता हूं, पहाड़ के बीच में आ रहा है पेड़। ये देखो, मान लो ये पेड़ यहां पे था, ठीक। चलिए अब आप ये देखो कि आपकी जो स्टार्टिंग पोजीशन थी, जहां से ऑब्जर्वेशन चालू किया, उसको आपने बोला पॉइंट 1। थोड़ी देर बाद आपकी ट्रेन थोड़ी सा, डब्बा आपका आगे चला गया, मूव करके डब्बा थोड़ा सा आपका आगे चला गया, तो अब आप इस पोजीशन में आ गए। तो आप यहां से देखोगे, ठीक है ना, ये आंख है, आई है, ठीक है ना। चलिए आइए अब बात को समझिएगा, बहुत गहराई से समझिएगा। मान लो आंख से आपने पेड़ को पहले देखा, ठीक है ना, आंख से आपने पेड़ को देखा तो लाइन ऑफ साइट आपकी ये बन गई। क्या बन गई? इसको आप बोलोगे लाइन ऑफ साइट, LOS, लाइन ऑफ साइट। एकदम आंख से ऐसे एक इमेजिनरी लाइन निकलेगी जिससे आप पेड़ को देख रहे हो, ये वो पेड़ है, लाइन ऑफ साइट, ठीक। थोड़ी देर बाद जब आपका डब्बा आगे चला गया तो आप यहां से पेड़ को देख रहे होगे। अब आपकी लाइन ऑफ साइट ये हो गई, अब आपकी लाइन ऑफ साइट ये हो गई। तो आपने यहां से यहां जब ट्रेवल किया तो कितना एंगल स्वाइप कर लिया? थीटा एंगल स्वाइप कर लिया, ठीक। अब जब ये बात आप हिल के साथ देखोगे तो क्या होगा? जरा समझना, देखो
अब आपने आई से, इस आई से देखा, इस आई साइड पे आपका लाइन ऑफ साइट पे आपका ये हिल आ रहा है, ठीक है ना। थोड़ी देर बाद आपका डब्बा खिसक कर आगे चला गया, आपने यहां से देखा आपने हिल को, तो ये आपकी लाइन ऑफ साइट हो गई और ये वो एंगल बन गया अल्फा, ठीक है ना। अल्फा क्या एंगल है? ये वो एंगल है जो पहले आपकी लाइन ऑफ साइट यहां बना रही थी, ये ऑब्जर्वेशन था, फिर ये ऑब्जर्वेशन था, दोनों जहां बाइसेक्ट कर रहे हैं, जहां पर मिल रहे हैं, सॉरी इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उसको आपने क्या बोला? अल्फा बोला, ठीक। अब ध्यान से समझना, मुझे बताओ ये जहां से आप ऑब्जर्व कर रहे हो वहां से हिल ज्यादा दूर है कि वहां से पेड़ ज्यादा दूर है? सर पेड़ ज्यादा दूर, हिल ज्यादा दूर है, ठीक है। तो मैं ये बोल सकता हूं अगर यहां से हिल की डिस्टेंस में कैपिटल डी मान लूं और यहां से पेड़ की डिस्टेंस में स्मॉल डी मान लूं, पेड़ की डिस्टेंस में स्मॉल डी मान लूं और ये डिस्टेंस दोनों आंखों के बीच की डिस्टेंस में ए मान लूं, ठीक है ना। तो आप ये देखोगे, मैं यहां पर लिख रहा हूं, आप ये देखोगे कि जो कैपिटल डी है वो काफी बड़ा है, क्योंकि आपका जो हिल है वो आपकी पटरी से बहुत दूर है, बहुत दूर है। तो आपका जो कैपिटल डी है वो एक्चुअल में क्या है? इस स्मॉल ए के कंपैरिजन में बहुत बड़ा है, ठीक है ना। लेकिन आपका जो स्मॉल डी है वो ज्यादा बड़ा नहीं है, वो थोड़ा ही बड़ा है, किससे? ए से। तो आपको पता है कि जब आप a बाई डी का रेशो करोगे, तो ये बहुत कम आएगा, किससे? बहुत कम आएगा, किससे? 1 से, बहुत कम आएगा। मतलब अगर ये a बाई डी का रेशो 1 से बहुत कम है तो जो अल्फा है, अल्फा भी वेरी स्मॉल आएगा, अल्फा भी क्या आएगा? वेरी स्मॉल आएगा, बहुत कम एंगल चेंज होगा। इसलिए आपको लगेगा ही नहीं कि पेड़ ने मूव किया है, पेड़ वहीं का हिल ने मूव किया है, हिल वहीं का वहीं दिखेगा आपको। लेकिन क्योंकि डी और ए में, इस डी और ए में ज्यादा अंतर नहीं है, तो हम ये नहीं बोल सकते कि ए बाई डी का रेशो बहुत कम होगा। हाँ, ये 1 से कम हो सकता है लेकिन ये बहुत कम नहीं होगा। तो ये जो थीटा है, थीटा स्मॉल हो सकता है लेकिन बहुत छोटा नहीं होगा, इतना छोटा नहीं होगा कि आपको पेड़ मूव करता हुआ ही ना दिखाई दे। क्लियर है बात? तो क्योंकि पेड़ आपके बहुत पास था, क्योंकि ये डी की वैल्यू बहुत कम थी एज कंपेयर टू ये कैपिटल डी की वैल्यू, तभी आपको हिल वहीं का वहीं दिखता है और आपको पेड़ मूव करते हुए दिखते हैं। क्योंकि ए के रिस्पेक्ट में जब अपनी पोजीशन आप चेंज कर रहे हो, उसके रिस्पेक्ट में ये जो डिस्टेंस है स्मॉल डी वो छोटी है एज कंपेयर टू कैपिटल डी, ये ज्यादा दूर है हिल। तो अगर हिल ज्यादा दूर है तो डी ज्यादा बड़ा है, डी ज्यादा बड़ा है तो ये एंगल बहुत छोटा है, एंगल बहुत छोटा है। तो अगर ये एंगल बहुत छोटा है तो आपको हिल मूव करता हुआ नहीं दिखाई देगा। ये एंगल बड़ा है तो आपको पेड़ मूव करते हुए दिखाई देते हैं। ये है रीजन इस क्वेश्चन में जो आपसे पूछ रहा है। क्लियर? ये वही कंसेप्ट है जो अभी हमने पैरेलैक्स में पढ़ा कि नहीं पढ़ा, कि जब आपका स्टार बहुत दूर होता है अर्थ से, तो ये जो डिस्टेंस होती है जिसको आप स्मॉल बी बोलते हो, ये स्मॉल बी बहुत ज्यादा ही छोटा होता है कैपिटल डी से, बहुत ज्यादा छोटा होता है कैपिटल डी से। तभी तो आप इसको एक आर्क मान लेते हो, याद करो। हाँ सर, ठीक है ना। तो वैसे ही जितनी ज्यादा डिस्टेंस आप बढ़ाते जाओगे ये एंगल छोटा होता जाएगा, ये डिस्टेंस कम होती जाएगी इसके कंपैरिजन में। तो आपको हिल वहीं का वहीं दिखेगा, हिल आपको मूव करते हुए नहीं दिखेगा। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ पैरेलैक्स जो हमने थ्योरेटिकल कंसेप्ट से पकड़ लिया। ठीक, पक्का 100%? चलिए, वेरी गुड। इसको नोट डाउन कर लीजिए, आपको करना हो तो, नहीं करना हो तो कोई बात नहीं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, कर दूं क्लियर? यहाँ एंगल बनेगा, है ना, पता है आपको। चलिए, ये कर दिया मैंने क्लियर। आओ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिंसिपल ऑफ पैरेलैक्स। ओहो हो, कुछ खतरनाक चीज आ गई भाई, कुछ खतरनाक चीज आ गई, ध्यान देंगे। द प्रिंसिपल ऑफ पैरेलैक्स इन सेक्शन 2.3.1 इज यूज्ड इन द, ये तो देखो आपके एनसीईआरटी का वो दिया होगा सेक्शन, कहां पढ़ाया है, इज यूज्ड इन द डिटर्मिनेशन ऑफ डिस्टेंसेज ऑफ वेरी डिस्टेंट स्टार्स। ठीक है, मेथड यूज की जाती है आप अगर डिस्टेंस नापना चाहो बहुत दूर के स्टार की तो। ठीक है, द बेस लाइन ए बी इज द लाइन ज्वाइनिंग द अर्थ टू लोकेशन 6 months अपार्ट इन इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन, दैट इज द बेस लाइन इज अबाउट द डायमीटर ऑफ अर्थ ऑर्बिट। अच्छा, द बेस लाइन इज अबाउट द डायमीटर ऑफ द अर्थ ऑर्बिट। आपको अर्थ का ऑर्बिट दिया हुआ है सन के अराउंड और बेस लाइन यानी डायमीटर दे दिया है उस ऑर्बिट का। ठीक है, हाउएवर इवन द नियरेस्ट स्टार्स आर सो डिस्टेंट, सबसे पास वाला तारा भी इतना दूर है, दैट विथ सच अ लॉन्ग बेस लाइन दे शो पैरेलैक्स ओनली ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1 सेकेंड। मतलब इतने पास, मतलब अगर कोई स्टार पास में भी है, सबसे पास स्टार जो है
वो इस बेसलाइन, इतनी बड़ी बेसलाइन है, देखो ना आप कितनी बड़ी बेसलाइन है, इतनी बड़ी बेसलाइन के साथ भी आपको पैरेलक्स एंगल दे रहा है 1 सेकंड का। अच्छा ठीक है। अब पारसेक इज अ कन्वीनियंट यूनिट ऑफ लेंथ, एक यूनिट होती है लेंथ की पारसेक, क्या होती है वो बता रहा है। पारसेक इज अ कन्वीनियंट यूनिट ऑफ लेंथ ऑन द एस्ट्रोनॉमिकल स्केल। एस्ट्रोनॉमिकल स्केल मतलब जब आप अर्थ से बाहर जाओगे, बड़े बड़े लेवल पे डिस्कस करोगे, तो यहां पर अलग सी स्केल बनाई गई है एस्ट्रोनॉमिकल स्केल, जैसे अपना लाइट ईयर, वाइट ईयर हो गया, ये सब एस्ट्रोनॉमिकल स्केल के पार्ट है। इट इज द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट विल शो अ पैरेलैक्स ऑफ 1 सेकेंड। पारसेक बता रहा है इट इज द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट विल शो अ पैरेलैक्स ऑफ 1 सेकेंड फ्रॉम अपोजिट एंड ऑफ द बेस लाइन इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू सन। हाउ मच इज अ पारसेक इन टर्म्स ऑफ मीटर्स। अच्छा, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। आपसे ये सब बता दिया, ये सब बताने के बाद आपसे पूछ लिया बताओ पारसेक कितना होता है इन टर्म्स ऑफ मीटर। चलिए कोई बात नहीं, देखो यार इसने जो भी बताया हो वो मैं अभी आपको फिर से समझाऊंगा, लेकिन मैंने यहां जो लिखा है पहले आप उसको समझ लो, उसको पढ़ लो। अ पारसेक इज द डिस्टेंस फ्रॉम सन। पारसेक जो होता है इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम सन टू अ स्टार दैट हैज अ पैरेलैक्स एंगल ऑफ 1 आर्क सेकेंड। अच्छा ठीक है सर, बड़ा अच्छा लगा पढ़ के, समझ कुछ नहीं आया। ठीक है, अभी आप इस क्वेश्चन को एक बार फिर से रीड करो, मैं नेक्स्ट स्लाइड में चलूंगा, वहां हम इस चीज को अच्छे से समझेंगे। रीड आउट कर लो। चलिए, तो ये डेफिनेशन आप दिमाग में रखिए, मैं इसको इमेजिन कराने जा रहा हूं, है ना। अब पारसेक इज द डिस्टेंस फ्रॉम सन टू अ स्टार दैट हैज अ पैरेलैक्स एंगल ऑफ 1 आर्क सेकेंड। और ये एंगल जो सबटेंड करेगा आर्क, वो कहां करेगा, वो करेगा अर्थ और सन के बीच में, मतलब अर्थ से सन के बीच की डिस्टेंस होगी। नहीं आई बात समझ में? नहीं आई सर, बिल्कुल नहीं आई। ठीक है, नहीं आई तो आओ इस डायग्राम को देखो, अब आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। देखिए मैं आपसे ये बोल रहा हूं, मान लीजिए ये अर्थ है, ये अर्थ है ई, ये सन है और ये अर्थ है। अर्थ और सन, अर्थ क्या करती है, सन कह रहा हूं चक्कर लगाती है कि नहीं लगाती। तो अगर अर्थ यहां से मूव करके इधर आ गई है, अर्थ सन का चक्कर लगाते हुए यहां से मूव करते हुए इधर आ गई है, आपको ऐसा नहीं लगता कि ये दोनों पोजीशन 6 महीने अपार्ट हैं, 6 महीने दूर है? आपको ऐसा नहीं लगता? बिल्कुल लगता होगा, बिल्कुल लगता होगा, क्यों नहीं लगेगा मुझे बताइए। चलिए देखिएगा मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये ऑर्बिट है आपकी अर्थ का, बीच में है सन, है ना, बीच में है सन, लिख देता हूं सन, और यहां है अर्थ, यह है अर्थ और यह है अर्थ। ठीक, क्वेश्चन में आपको बता दिया गया है कि ये दो पोजीशन जब डायमेट्रिकली अपोजिट अर्थ आती है, यहां पोजीशन है पहले अर्थ की, फिर ये जो पोजीशन है अर्थ की, ये कितना दूर है, ये है 6 महीने अपार्ट, 6 मंथ्स अपार्ट, 6 मंथ्स अपार्ट है कि नहीं है? बिल्कुल है, 6 महीने एक दूसरे से दूर है। ठीक है, वेरी गुड। आइए अब हम ये देख रहे हैं, क्वेश्चन में हमको ये मेंशन किया गया है अर्थ की जो ऑर्बिट है, अर्थ की जो ऑर्बिट है उसका जो डायमीटर है वो 3 × 10⁻11 है। ठीक है, 3 × 10⁻11 है। तो ये डिस्टेंस आपको कितनी दी है, मान लो ये डिस्टेंस आपको दी है 3 × 10⁻11 मीटर, ये पूरी डिस्टेंस आपको दी। ठीक, चलिए, लेकिन जब आपसे स्टार की बात की गई, मान लीजिए कोई स्टार है, दिस इज योर स्टार, इस स्टार की जो सन से दूरी होती है ना, इस स्टार की जो सन से दूरी होती है, क्या क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, सॉरी डेफिनेशन में आपको क्या दिया है, पारसेक इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सन टू अ स्टार। पारसेक इज द डिस्टेंस फ्रॉम अ सन टू अ स्टार, ये आपका स्टार है, यहां से यहां तक के डिस्टेंस को आप क्या बोलोगे, पारसेक। 1 पारसेक बोलोगे कब, 1 पारसेक बोलोगे कब, ध्यान से सुनना, जब वो स्टार, आप यहां से ऑब्जर्वेशन लो और से स्टार पर एक लाइन खींचो, जो डिस्टेंस होगी आपकी, ठीक है, ये लाइन ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड ये लाइन ऑफ ऑब्जर्वेशन के बीच में जो एंगल बनेगा वो बनना चाहिए 1 सेकेंड का। ये जो थीटा बनेगा ये बनना चाहिए 1 सेकेंड का। नहीं आई बात समझ में? ठीक, अब आप समझ गए। देखो यहां पर जब आपकी अर्थ थी, यहां पर जब आपका सन था, ये जो डिस्टेंस है आपको बोलते हो इसको 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किसके बराबर होगी भाई, जो टोटल डिस्टेंस आपको जो डायमीटर दिया है ऑर्बिट का, उसके आधे के बराबर होगी कि नहीं होगी? हाँ सर, उसके आधे के बराबर होगी, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, वेरी गुड, अच्छी बात है।
अब आप मुझे ये बताइए कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पर ये जो एंगल सबटेंड हो रहा है स्टार पर, यही एंगल थीटा आपने बताया है। हाँ सर एंगल यही हमने थीटा बताया है। तो अगर ये थीटा 1 सेकेंड हो जाता है, ये थीटा अगर 1 सेकेंड हो जाता है, सॉरी 1 सेकेंड हो जाता है, 1 सेकेंड हो जाता है, तो आप बोल पाओगे कि ये जो स्टार की और सन से डिस्टेंस है इसको बोलेंगे 1 पारसेक। मतलब 1 पारसेक की जो डिस्टेंस होगी वो हमेशा कितना एंगल बनाएगी, कितना पैरेलक्स एंगल बनाएगी, 1 सेकेंड का पैरेलक्स एंगल बनाएगी। क्या ये बात एकदम क्लियर है? पक्का 100%? हाँ ठीक है, आ गई बात समझ में सर कि मतलब 1 पारसेक की जो डिस्टेंस होती है उसका काम ये होता है कि वो जो पैरेलक्स एंगल बनाएगी, वो जो पैरेलक्स एंगल बनाएगी वो 1 सेकेंड का होना चाहिए। पक्की बात है? पक्की बात है। और बेसिस कितना होना चाहिए, डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए ऑब्जर्वेशन की, तो ये आप बोलोगे 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, यानी कि अर्थ और सन के बीच की डिस्टेंस होनी चाहिए। ऐसा मत कर देना कभी कि यहां से अर्थ को जोड़ दिया, नहीं, हमेशा अर्थ और सन को जोड़ेंगे और फिर देखेंगे कि सन और स्टार के बीच में कितनी डिस्टेंस है, उसी को आप बोलोगे पारसेक। क्लियर? और 1 पारसेक कब बोलोगे कि जब वो कितना एंगल सबटेंड करे, थीटा इज इक्वल टू 1 सेकेंड सबटेंड करे। ठीक है, ठीक है सर, आ गई बात समझ में। अच्छा, अब क्वेश्चन में उसने हमसे क्या पूछा है? क्वेश्चन में उसने हमसे पूछा है कि भाई ये डिस्टेंस निकालो, है ना। पारसेक इज अ कन्वीनिएंट यूनिट ऑफ द लेंथ ऑन द एस्ट्रोनॉमिकल, इट इज द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच, ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। आपसे पूछा क्या है भैया, ये तो बताओ। हाँ, प्रिंसिपल ऑफ पैरेलक्स इज यूज्ड इन द डिटर्मिनेशन ऑफ डिस्टेंसेस ऑफ वेरी डिस्टेंट स्टार। चलो हमको डिस्टेंस निकालनी है, आओ डिस्टेंस निकालें। चलिए हमको ये एल निकालना है, ठीक है ना, क्लियर है? हाँ सर हमको ये निकालना है एल। आइए जरा बात करते हैं। देखो भाई, ये आपको पता है अर्थ से सन की डिस्टेंस पता है, ये है स्मॉल d/2 पता है ना। और आपको यह भी पता है कि यहां एंगल कितना सबटेंड हो रहा है, तो एंगल हो रहा है 1 सेकेंड का सबटेंड, ठीक है ना। 1 सेकेंड को आपको रेडियन में चेंज करना पड़ेगा, कर लोगे? बिल्कुल कर लेंगे सर। उससे आपकी क्या निकल आएगी? लेंथ निकल आएगी, डिस्टेंस निकल आएगी। निकल आएगी कि नहीं? हाँ सर निकल आएगी। पक्की बात? ठीक है, एल लिख देते हैं इसको, डिस्टेंस को। ठीक है, चलिए आइए सॉल्व करते हैं। तो यहां तो जगह है नहीं, तो मैं इसको मिटाता हूं। आप समझ गए हैं 1 पारसेक क्या है? 1 पारसेक स्टार की सन से वो दूरी है, स्टार की सन से वो दूरी है जो कितना एंगल स्वाइप करेगी, कितना एंगल पैरेलक्स एंगल बनाएगी, 1 सेकेंड का पैरेलक्स एंगल बनाएगी। क्लियर बात है? हाँ सर क्लियर बात है, आ गई बात समझ में। ठीक है, चलिए तो मैं करता हूं इसको रब 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 और आगे बढ़ते हैं हम। 3 × 10⁻11 आपका मीटर दिया हुआ है अर्थ से अर्थ की डिस्टेंस, है ना। आइए आपको एल निकालना है, एल निकालना है। तो एल कैसे निकलेगा बताइए मुझे। अगर ये एल है, ये d/2 है, कैसे निकलेगा एल? आर्क अपॉन रेडियस, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, यही करते थे, है ना। चलिए तो एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस अगर आप करते हो तो d/2 अपॉन एल होगा। आपको एल निकालना है तो वो कितना होगा? d/2 इंटू थीटा होगा, ठीक है ना। थीटा आपको रेडियन में चाहिए, 1 सेकंड को आपको किस में चेंज करना है? रेडियन में। 1 सेकंड में मुझे बताओ यार कितने रेडियन होते हैं? 1 सेकंड में सर होते हैं 4.85 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन होते हैं कि नहीं? हाँ सर इतने ही रेडियन होते हैं। ठीक है, वेरी गुड। आपको डी की वैल्यू दे दी गई है। हाँ सर डी की वैल्यू हमको दे दी गई है 3 इंटू 10⁻11, यही दी है क्या, है ना। 3 इंटू 10⁻11 डिवाइड बाई 2 करना है इसको। चलिए L इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻11, यार इतना ही है ना वैल्यू। हाँ 3 इंटू 10⁻11 डिवाइडेड बाय 2 इंटू थीटा 4.85 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन, ठीक है ना। सारी चीजें आपने यहां पर पुट कर दी। अब जब आप यहां से L निकालोगे तो L यहां से आपको मिलता है 3.1 इंटू 10⁸ मीटर समथिंग, ठीक है ना। इसको आप एक बार चेक कर लीजिएगा। आपको L मिलता है 3.1 इंटू 10⁸ मीटर समथिंग। यही L क्या था? आपका 1 पारसेक था। यही L आपका 1 पारसेक था, ध्यान से देखिए। ठीक है चलिए, अरे ये 8 नहीं होगा, ये 16 होगा, है ना। 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर होगा, ठीक है। चलिए तो आपकी लेंथ आ गई भाई 3.1 इंटू 10⁻16, ये मीटर में आई। लेकिन इसी को आप क्या बोल रहे थे? इसी को आप 1 पारसेक बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो? तो 1 पारसेक इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 पारसेक इज ऑलमोस्ट इक्वल टू
3.1 इंटू 10⁻16 मीटर। ठीक है, क्लियर है, पक्का। चलिए, तो ये देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, है ना, बहुत बड़ा था, लेकिन हमको इससे नई चीज समझ में आई कि लो भाई पारसेक इस चीज को बोला जाता है। पारसेक वो डिस्टेंस होती है सन से स्टार की या किसी भी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट की जो क्या करे, कितना का पैरेलक्स एंगल बनाए, 1 सेकंड का पैरेलक्स एंगल सबटेंड करे, उसी को आप 1 पारसेक डिस्टेंस बोलते हो। ठीक है ना, कहां पर सबटेंड करे, तो अर्थ और सन के इस डिस्टेंस पर, मतलब उसकी ऑर्बिट का जो डायमीटर है उसके आधा। ठीक है ना, तो अर्थ की ऑर्बिट के रेडियस पर सबटेंड करे, ये बोल सकते हो आप। ठीक है, क्लियर, बढ़िया, वेरी गुड भाई। चलिए, तो इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन हमने किया, खल्लास, खत्म, फिनिश, इसको करता हूं मैं क्लियर। आगे बढ़ते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। चलिए, आइए, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था, उसी पर बेस देखिए क्वेश्चन और आपकी आंखों के सामने। एनसीईआरटी, सोचो ये आपके एनसीईआरटी में दिए गए हैं, है ना, अच्छे क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द नियरेस्ट स्टार टू आवर सोलर सिस्टम इज 4.29 लाइट ईयर। ये लाइट ईयर भी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है भाई, लाइट ईयर्स अवे। हाउ मच इज दिस डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ पारसेक्स। अरे 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 अरे, पारसेक्स में कितनी डिस्टेंस होगी भैया, तो मैं आपको बता दूं, एक लाइट ईयर इज इक्वल टू 0.3066 पारसेक होता है। ठीक, एक लाइट ईयर किसके बराबर होता है, 0.3066 पारसेक के बराबर होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि 4.29 लाइट ईयर किसके बराबर होगा, तो आप साफ साफ बता सकते हो कि भाई 1 लाइट ईयर, ये पेन जो है ना, इस पेन को ना मैं 1 लाइट ईयर जो है, अभी आपने बताया सर वो 0.3066 पारसेक के बराबर है। ठीक, पारसेक लिख देता हूं, पारसेक के बराबर है। ठीक, तो 4.29 लाइट ईयर को आप कन्वर्ट नहीं कर सकते क्या पारसेक में, सर कर सकते हैं। ठीक है, 4.29 इंटू 0.3066, तो ये आ जाएगा करीबन 1.32 पारसेक। ठीक, एक 4.29 लाइट ईयर किसके बराबर आ जाएगा, 4.29 लाइट ईयर बराबर आ जाएगा 1.32 पारसेक के बराबर। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ मच इज दिस डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ पारसेक्स, हाउ मच पैरेलक्स वुड दिस स्टार नेम्ड अल्फा सेंटोरी। आपको नाम दे दिया, चलो ठीक है, स्टार का कोई दिक्कत नहीं है। हाउ मच पैरेलक्स वुड दिस स्टार शो व्हेन व्यूड फ्रॉम 2 लोकेशंस ऑफ अर्थ 6 months अपार्ट इन इट्स ऑर्बिट। अब वो बोल रहा है आपको अर्थ और सन से नहीं, अब आपको 2 डिस्टेंस से देखना है, अर्थ की ऑर्बिट में, मतलब डायमेट्रिकली अपोजिट 2 पोजीशन से देखना है। नहीं आई बात समझ तो कोई बात नहीं, मैं आपको अभी समझाता हूं। देखिए, ये है सन, ये है सेंटर में सन, ठीक है ना, इसका चक्कर लगा रही है अर्थ। ठीक, इसका चक्कर लगा रही है अर्थ। ये है भाई आपका अर्थ ई, ये है आपकी अर्थ ई, डायमेट्रिकली अपोजिट 2 पोजीशन है कि नहीं है। ठीक है, चलिए, अब वो ये बोल रहा है कि कोई स्टार है, ये कोई स्टार है भाई, अल्फा सेंटोरी करके कोई स्टार है, एस। ठीक, यहां से आपने देखा, आपको पता है पैरेलक्स जब आप देखते हो या आप 1 पारसेक की बात करते हो, तो 1 पारसेक के लिए आपको किससे देखना पड़ता है, सन से देखना पड़ता है। ठीक, 1 पारसेक के लिए आपको किससे देखना पड़ता है, सन से देखना पड़ता है। ठीक है, तो ये वो डिस्टेंस है जिसको आप बोलते हो 1 पारसेक। कब, जब ये डिस्टेंस 1 पारसेक तब कहलाएगी, सन से स्टार तक की डिस्टेंस 1 पारसेक तब कहलाएगी जब ये यहां पर कितना एंगल सबटेंड करे, जब यहां पर थीटा कितना आ जाए, 1 सेकंड आ जाए। क्लियर, क्लियर है मेरी बात, हाँ सर क्लियर है। चलिए, ये आपने बताया था। चलिए, अभी लेकिन क्या हो रहा है, ध्यान से सुनो, अभी लेकिन क्या हो रहा है, ध्यान से सुनो। द नियरेस्ट स्टार टू आवर सोलर सिस्टम इज 4.29 लाइट ईयर्स अवे। 4.29 लाइट ईयर्स अवे है। चलिए, मान लिया मैंने बात, 4.29 लाइट ईयर्स अवे है। तो मैंने बोल दिया भाई ये जो डिस्टेंस है ये 4.29 लाइट ईयर है, लेकिन ये किसके बराबर है, किसके बराबर आई है, 1.32 पारसेक के बराबर। किसके बराबर, 1.32 पारसेक के बराबर। क्लियर, अच्छा, अगर मैं इसको यहां ना लिखकर यहां लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम। 4.29 लाइट ईयर इज इक्वल टू 1.32 पारसेक के बराबर है ना। ठीक है, हाँ, तो अब ये जो पारसेक है 1.32, मुझे आप बताओ, एक पारसेक जब होता था, एक पारसेक वो डिस्टेंस होती थी सन की स्टार से जिस पर वो इस रेडियस पर कितना एंगल सबटेंड करता था,
1 सेकंड का एंगल सबटेंड करता था। 1 पारसेक मतलब 1 सेकंड का एंगल, थीटा की वैल्यू 1 सेकंड आया करती थी। लेकिन अब यहां पर आपको दिया है 4.29 लाइट ईयर का डिस्टेंस, इसको आपने पारसेक में चेंज किया, वो 1.32 पारसेक आया। तो जब 1 पारसेक 1 सेकंड का एंगल सबटेंड करता है, पैरेलैक्स एंगल देता है, तो 1.32 पारसेक आपको कितने सेकंड का पैरेलैक्स एंगल देगा? ठीक सर, जब 1 पारसेक था तो 1 सेकंड का एंगल था, या मैं इसको पैरेलैक्स एंगल बोल देता हूं, पैरेलैक्स एंगल था। तो अब जब 1.32 पारसेक हो गया तो कितने सेकंड का एंगल होगा? तो सर 1.32 का होगा, 1.32 सेकंड का होगा कि नहीं? तो देखो, जब 1.32 पारसेक हो गई डिस्टेंस, तो यहां पर जो थीटा सबटेंड हुआ वो 1.32 सेकंड का हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ सर, बिल्कुल हुआ सर। आई बात समझ में? हाँ सर। क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। शो हाउ मच पैरेलैक्स वुड दिस स्टार नेम्ड अल्फा सेंटरी शो व्हेन व्यूड फ्रॉम 2 लोकेशंस ऑफ द अर्थ। 2 लोकेशंस ऑफ द अर्थ। अब आपको यहां से नहीं देखना, अब आपको यहां से और यहां से देखना है। तो आप क्या करो, इधर से भी ज्वाइन कर दो अपने इस स्टार को, ठीक है ना? तो अब जो टोटल डिस्टेंस है वो ये हो गई भाई, जो टोटल डिस्टेंस है वो ये हो गई, जो क्या है, डायामीटर ऑफ द अर्थ ऑर्बिट है। यहां से अब आपको देखना है कितना एंगल सबटेंड हुआ होगा। तो मुझे एक बात बताओ, सन अर्थ के बीच में होगा दोनों पोजीशन की? हाँ सर। अगर ये थीटा है 1.32 सेकेंड, तो ये भी कितना होगा? थीटा ही होगा, ये भी थीटा ही होगा। क्या मैं बोल सकता हूं ये मिलकर 2 थीटा बना देंगे? क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ये दोनों मिलकर 2 थीटा बना देंगे? हाँ सर, 2 थीटा बना देंगे। वेरी गुड। तो जब थीटा 1.32 सेकंड है तो 2 थीटा कितना हो जाएगा? 2.64 सेकंड्स हो जाएगा। अरे बताओ भाई, थीटा की वैल्यू, 2 थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सर जब थीटा आपने 1.32 सेकंड्स बताया, तो ऑब्वियस सी बात है जो 2 थीटा है वो 2.64 सेकंड्स नहीं हो जाएगी? हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। क्लियर बात है? क्लियर बात है कि नहीं? हाँ बिल्कुल क्लियर बात है। 2 थीटा की वैल्यू आपने निकाल ली है, वही तो आपसे वो पूछ रहा है। शो व्हेन व्यूड फ्रॉम 2 लोकेशन ऑफ द अर्थ 6 मंथ्स अपार्ट इन इट्स ऑर्बिट, आपको क्या बताना है? हाउ मच पैरेलैक्स वुड दिस स्टार शो। तो जो पैरेलैक्स एंगल आ गया, ये आपका पैरेलैक्स एंगल है, पैरेलैक्स एंगल जो ये स्टार शो करेगा कहां पर? इस अर्थ की 2 पोजीशन पर। क्लियर है? 2 थीटा कितना? 2.64 सेकेंड। अगर आपको इसको रेडियन में चेंज करना है तो आप रेडियन में चेंज कर सकते हो। 1 रेडियन, 1 सेकंड में कितने रेडियन होते हैं? 4.85 इंटू 10⁻6 रेडियन। इसको मल्टीप्लाई कर देना, उससे आंसर आपका आ जाएगा। नहीं तो आंसर ये है आपका, दिस इज द पैरेलैक्स एंगल 2.64 सेकेंड्स। क्लियर? पक्की बात? हाँ सर, एकदम क्लियर है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में वो आपसे पूछ रहा था अर्थ और सन के बीच में, तो आपने वहां पे इसके डायामीटर का आधा ले लिया था, याद करो, ठीक है ना? पारसेक इतना ही होता है। 1 पारसेक 1 सेकंड का एंगल सबटेंड करता था। यहां पर आपको 4.29 लाइट ईयर्स अवे दिया, आपने उसको फटाक से पारसेक में चेंज किया, पारसेक आ गया 1.32 पारसेक। जब 1 पारसेक 1 सेकंड का एंगल बनाता है तो 1.32 पारसेक 1.32 का एंगल बनाएगा, 32 सेकंड का एंगल बनाएगा, मैंने लिख दिया। लेकिन अब उसने क्वेश्चन चेंज कर दिया, उसने बोला हाउ मच पैरेलैक्स वुड दिस स्टार शो व्हेन व्यूड फ्रॉम 2 लोकेशंस ऑफ द अर्थ 6 मंथ अपार्ट। अब आपको यहां से देखना है, तो आपने जोड़ा, आपको ये एंगल मिला जो 2 थीटा था, थीटा का डबल था, तो आपने बोला 1.32 प्लस 1.32 यानी कि 2.64 सेकंड्स का क्या आ गया? पैरेलैक्स एंगल शो करेगा ये स्टार अर्थ के डायामीटर पे, ऑर्बिट के डायामीटर पर। क्लियर है? पक्की बात? इसको नोट डाउन करिए, फिर मैं करता हूं इसको। चलिए, ये एक और क्वेश्चन हमने ध्वस्त कर दिया है। आइए आगे बढ़ते हैं, और कोई क्वेश्चन हमें मिलेगा उसे भी देख लेते हैं जरा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2.23 क्वेश्चन है ये। द सन इज हॉट प्लाज्मा। अब देखो यार, ये क्या है ना, थोड़ी सी कंसेप्चुअल बात आपसे करेंगे, कहानी सुनाएंगे इधर उधर की, और आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे, है ना? इधर उधर की बात करेंगे, आप इधर उधर की बात में कंफ्यूज हो जाओगे, और आखिरी में लास्ट की 2 लाइन में आपको क्वेश्चन दिख जाएगा कि अच्छा ये पूछा था, है ना? अब देखो कैसे घुमा रहे हैं। क्वेश्चन क्या है? द सन इज अ हॉट प्लाज्मा। ठीक है भाई, हॉट प्लाज्मा, आयोनाइज्ड मैटर विद इट्स इनर कोर एट अ टेम्परेचर ऑफ 10⁻7 केल्विन। क्या बोला गया? आपके पास सन है, सन का जो कोर टेम्परेचर है, अंदर का टेम्परेचर है, वो है 10⁻7 केल्विन। ठीक है,
और जो बाहर का टेम्परेचर है एंड इट्स आउटर सरफेस टेम्परेचर है 6000 केल्विन। सरफेस का टेम्परेचर क्या है 6000 केल्विन, ठीक है ना। रेडिएशन हो रहा होगा बाहर से, रेडिएशन को कोई मीडियम की जरूरत होती नहीं है, ठीक है। एट दीज हाई टेम्परेचर्स नो सब्सटेंस रिमेन्स इन अ सॉलिड और लिक्विड फेज। बात सही है, इतने हाई टेम्परेचर पे कोई भी सब्सटेंस सॉलिड या लिक्विड फेज में तो नहीं रह सकता, है ना। वो क्या कर जाएगा भाई, भाप बन जाएगा, ठीक है। तो वो पूछ रहे हैं इन व्हाट रेंज डू यू एक्सपेक्ट द मास डेंसिटी ऑफ सन टू बी। आप चेक करो कि जो सन है उसकी मास डेंसिटी कितनी है, और अगर आप चेक कर पा रहे हो तो ये बताओ कि वो किस रेंज में है, लिक्विड रेंज में है, सॉलिड की रेंज में है कि गैस की रेंज में है। क्योंकि इतने ज्यादा टेम्परेचर पे क्या हो रहा होगा ये हमारे दिमाग में भी एक प्रश्न आता है, ठीक है। ओके, मास डेंसिटी आपको निकालनी है, ये आपसे बोला उसने। इन द रेंज ऑफ डेंसिटीज ऑफ सॉलिड और लिक्विड और गैस, आप बताओ कि किस रेंज में उसकी डेंसिटी आ रही है सॉलिड, लिक्विड और गैस में, ठीक है। वेरी गुड, हम बता देंगे, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। चलो आ जाओ। चेक इफ योर गैस इज करेक्ट फ्रॉम दी फॉलोइंग डेटा। मास आप बता दिया है, आपको मास और रेडियस ऑफ द सन बता दिए। क्यों बताई होगी यार? डेंसिटी निकालने के लिए क्या चाहिए सर? मेहनत चाहिए। अरे मेहनत के अलावा क्या चाहिए? फॉर्मूला चाहिए, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। चलो मास आपको दे दिया, मास आपको सीधा सीधा दे दिया 2.0 इंटू 10 टू द पावर 30 केजी। वॉल्यूम के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। क्या मेहनत? चलिए आइए देखते हैं। मास आपको दिया 2.0 इंटू 10 टू द पावर 30 केजी डिवाइडेड बाय 4/3 वॉल्यूम, स्फीयर मान लिया ना मैं अपने सन को, तो 4/3 पाई आर क्यूब। आर कितना दे दिया है? रेडियस आपको ये दे दी 7.0। बाप रे, कितनी बड़ी वैल्यू दे देते हैं भाई। और इसका क्यूब भी करना है आपको, 4/3 पाई आर क्यूब। ओ माय गॉड, ठीक है ना। आप जब इसको सॉल्व करोगे, मास अपॉन वॉल्यूम निकाल के इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 1.392 इंटू 10 टू द पावर 3। ऊपर केजी में है, नीचे मीटर क्यूब में है, तो जो हमारे पास यूनिट आएगी केजी पर मीटर क्यूब। ठीक, अब आप यहां देखो, यहां पर जो आपने वैल्यू ली है किसकी, मास की, वो दो सिग्निफिकेंट फिगर में है। यहां पर जो आपने रेडियस ली है वो भी दो सिग्निफिकेंट फिगर्स में है, तो इसको राउंड ऑफ कर दो दो सिग्निफिकेंट फिगर में। ये 1 2 3 4 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसको दो सिग्निफिकेंट फिगर में क्या कर देंगे, राउंड ऑफ कर देंगे, है ना। ये पढ़ लिए हैं सिग्निफिकेंट फिगर तो दिमाग में आ ही जाता है। 1.4 कर देता हूं मैं इसको, 1.4 इंटू 10 टू द पावर 3 केजी पर मीटर क्यूब। ठीक, अभी आपने निकाल ली क्या, डेंसिटी निकाल ली। ये डेंसिटी पर आप देखो और कमेंट करो कि ये किस रेंज में। ठीक है, देखो अगर आपको मैं बताऊं डेंसिटी मरकरी की बताऊं तो वो होती है 13,600 केजी पर मीटर क्यूब। ठीक, अगर वाटर की बात करूं तो डेंसिटी होती है वाटर की 1000 केजी पर मीटर क्यूब। ठीक, सॉलिड्स की आप बात करो तो सॉलिड्स की भी इसी रेंज में होती है, इसी रेंज के आसपास होती है सॉलिड्स की डेंसिटी भी, ठीक है ना। लेकिन अगर आप गैस की डेंसिटी बात करो, जैसे आप एयर की डेंसिटी की अगर बात करो तो डेंसिटी ऑफ एयर जो होती है वो होती है 1.21 केजी पर मीटर क्यूब। कितनी कम है, कंपैरिजन ही नहीं है यार। जो मरकरी होता है वो लिक्विड फेज में होता है, Hg इज फॉर मरकरी, और ये होता है लिक्विड फॉर्म में। तो मैं आपको बता रहा हूं लिक्विड तक इतनी डेंसिटी जाती है, ये डेंसिटी भी लिक्विड के लिए है, वाटर के लिए है। और अगर आप एयर की डेंसिटी देखो, गैसियस फेज की डेंसिटी देखो तो कितनी कम आ रही है कि नहीं। तो यहां पर अगर हम डेंसिटी को देखें, डेंसिटी आ रही है 1.4 इंटू 10 टू द पावर 3, तो मैं ये कमेंट करूंगा, मैं ये बोलूंगा कि जो सन की डेंसिटी आपने निकाली है ये आ रही है सॉलिड और लिक्विड की रेंज में। किस रेंज में आ रही है, सॉलिड और लिक्विड्स की रेंज में आ रही है, ये गैस में नहीं जा रही है। ठीक है, तो चलिए इस चीज को मैं यहां पर लिख देता हूं। दिस इज द डेंसिटी ऑफ सन फॉल्स अंडर द रेंज ऑफ density of sun falls under the range of solid to gas to solid to liquid, to liquid। क्लियर है, पक्का? ये कमेंट कर दिया हमने। इतना सस्ता क्वेश्चन था और देखो क्या क्या बोला जा रहा है आपसे। इतनी कहानी आपको फालतू सुनाई गई, सिर्फ आपको क्या करना था, मास अपॉन वॉल्यूम करना था। हाँ, ये मैं मानता हूं कि वैल्यूज बड़ी बड़ी हैं,
बिल्कुल मैं ये मानता हूं, लेकिन आपसे जो क्वेश्चन में घुमाया जा रहा था वो तो बिल्कुल भी करने की जरूरत नहीं थी। सीधे सीधे आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया और कमेंट कर दिया कि ये जो सन की डेंसिटी है ये लिक्विड और सॉलिड के बीच में होनी चाहिए। चलिए वेरी गुड, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे। चलिए भैया ये भी हो गया है खत्म। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बात करते हैं उस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। देखो, when the planet Jupiter, अच्छा जुपिटर आ गया, when the planet Jupiter is at a distance of 824.7 मिलियन किलोमीटर। बाप रे, ये कैसी कैसी वैल्यूज दी गई हैं। 824.7 मिलियन किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ, अरे बाप रे, ठीक है। इट्स एंगुलर डायमीटर इज मेजर्ड टू बी 35.72 सेकेंड्स ऑफ आर्क, ठीक है। कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ जुपिटर। अच्छा, ये वही वाला कंसेप्ट आ गया, अल्फा डी वाला, अल्फा कैपिटल डी इज इक्वल टू स्मॉल डी, वही वाला कंसेप्ट आ गया। तो देखो यार, हम जो जानते हैं हम बस उसी को पहले तो पहचान लेंगे, पहले मतलब लगा देंगे, पहचान क्या लेंगे, जो जानते हैं उसी को जितना बनता है वही करेंगे ना यार, उससे ज्यादा थोड़ी ना करेंगे कुछ। जितना बनता है उतना ही तो करेगा ना बाबा। दिस इज जुपिटर, ठीक। अर्थ से जुपिटर की आपने ले ली रीडिंग, ये देखो, ये अरे यार टेंजेंट बनाना है, ठीक। ये दो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट, ठीक। आपको प्लैनेट जुपिटर की डिस्टेंस दे दी है, यानी कि आपको कैपिटल डी दे दिया गया है पहले ही 824.7 मिलियन किलोमीटर। गर्दन लचक गई है आज, क्या हो गया है, गर्दन लचक गई है। इंटू 10 टू द पावर 6, ये मिलियन में था तो हमने इसको किलोमीटर में चेंज कर लिया, ठीक है ना। 824.6 इंटू 10 टू द पावर 6 किलोमीटर, मिलियन बोला था तो हमने 10 टू द पावर 6 लिख दिया, ठीक है। फ्रॉम अर्थ इट्स एंगुलर डायमीटर इज मेजर्ड टू बी, आपको अल्फा दिया है, कितना दिया है अल्फा, अल्फा दिया है आपको 35.72 सेकेंड्स, 35.72 सेकेंड्स, ठीक है। अगर आप ये अल्फा को रेडियन में चेंज कर लो, उसके बाद इसको डी से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, डायमीटर ऑफ जुपिटर मिल जाएगा, डायमीटर ऑफ जुपिटर मिल जाएगा। वेरी गुड। क्वेश्चन में सर कोई दिक्कत ही नहीं हो रही यार, इतना आसान क्वेश्चन है, मैं भी मान रहा हूं बहुत आसान क्वेश्चन है। तो यहां पर हम जानते हैं अल्फा इंटू कैपिटल डी इज इक्वल टू स्मॉल डी। यहां अल्फा की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लो भाई रेडियन में। पहले तो अल्फा आपको 35.72 दिया हुआ है, हाँ सर 35.72 दिया है। तो देखो 35.72 एक सेकेंड में कितने रेडियन, एक सेकंड में 4.85 इंटू 10 टू द पावर -6 रेडियन। मैंने बोला था ये याद कर लेना। तो यहाँ 35.72 सेकंड्स में कितने हो जाएंगे, इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, 10 टू द पावर -4.85 इंटू 10 टू द पावर -6 रेडियन से कर दो मल्टीप्लाई, कर दिया। ये किस में आ जाएगा, रेडियन में आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो डायमीटर से, डायमीटर बोल रहा हूँ सॉरी, इसको मल्टीप्लाई कर दो डिस्टेंस से, 824.7 मिलियन यानी कि 10 टू द पावर 6 किलोमीटर, किलोमीटर में आ जाए। ये जो स्मॉल डाया है हमारा, सॉरी डायमीटर ऑफ जुपिटर जो है वो आ जाए किलोमीटर में, कोई दिक्कत नहीं है, इज इक्वल्स टू स्मॉल डी डायमीटर ऑफ जुपिटर। इसको आप सॉल्व करना, सॉल्व करोगे आप तो सॉल्व करने के बाद आपके पास डायमीटर ऑफ जुपिटर आएगा। इसको मैं बोल देता हूं डी इज द डाया ऑफ जुपिटर, डाया ऑफ जुपिटर इज इक्वल्स टू आएगा 1.429 इंटू 10 टू द पावर 5 किलोमीटर, ठीक है ना। तो चेक कर लीजिएगा, इतनी ही वैल्यू आपके पास आने वाली है डायमीटर ऑफ जुपिटर की। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत गई इस क्वेश्चन में? नहीं सर, कोई भी दिक्कत नहीं गई है, पक्की बात 100%, ठीक। चलिए, तो इस लेक्चर में हम करते हैं इतना ही डील। अगले लेक्चर में और कुछ क्वेश्चंस लेकर आएंगे, उसको सॉल्व करेंगे और कोई कंसेप्ट सीखेंगे। अभी तक इस लेक्चर के लिए इतना काफी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच। सावधान रहिए, सतर्क रहिए।